So good morning, good evening, aspirants. So today we are starting with the topic of Vedic history. Now, before this topic, where were we? So we completed sources. We completed sources of ancient history. Then after that we started prehistory. Then we came to IVC. And then after the IVC, today we are starting the Vedic history. Vedic history. Now अगर हमें ये समझना हो कि व्हाट इज वैदिक हिस्ट्री, तो वैदिक हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है हमें वहां से इस चीज को समझना पड़ेगा। वैदिक हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है हमें वहां, तो वैदिक हिस्ट्री स्टार्ट कहां से होती है सर? विद द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। बट डिक्लाइन ऑफ आईवीसी में, as we had read there, that one of the theory is the invasion of Aryans. Because of the invasion of Aryans, what happened? What happened? IVC, Indus Valley civilization declined. But बाद में मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने जो थ्योरी दी कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं, अदर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। बट अभी जो मेजर चीज है कि वैदिक पीरियड चालू कहां से हुआ, तो वैदिक पीरियड स्टार्ट्स विथ the advent of Aryans. अब एडवेंट ऑफ आर्यंस तो चलो समझ में आ गया कि सर आर्यंस आए एंड देन बस आर्यंस आप कह रहे हो, पर ये आर्यंस है कौन, कहां से ये आए हैं? सो आर्यंस वर दी लिंग्विस्टिक ट्राइब। आर्यंस एक लिंग्विस्टिक ट्राइब थी। अब इसके दो जो पहलू है सामने आते हैं हमारे, एक है हमारा, कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक ट्राइब थी, कुछ कहते हैं कि ये एक नोमैड्स थे या पेस्ट्रोलिस्ट थे। बट इवेंचुअली जो यूपीएससी मानता है हमें उस पर चला, तो यूपीएससी के अनुसार आर्यंस क्या थे? एक लिंग्विस्टिक ट्राइब्स थे। अब ये लिंग्विस्टिक ट्राइब एक पेस्ट्रोलिस्ट ट्राइब थी। पेस्ट्रोलिस्ट मतलब चरवाहा, मतलब इनकी जो मेजोरिटी, जो एक वेल्थ थी, एक मेजर फैक्टर ऑफ वेल्थ था, वो क्या था? वो थी कैटल्स। अब कैटल्स को पेस्टोरलिज्म चाहिए होता है, उनको एक ऐसी भूमि चाहिए, एक ऐसा लैंड चाहिए जहां पे ग्रासेस हो, जहां पे वो चर सके, जहां पे उनको फूड मिले। तो वो यहाँ पे जो आए थे वो पेस्टोरलिस्ट लैंड की सर्च में आए थे कि हमें एक पेस्टोरलिस्ट लैंड मिल जाए। इसलिए स्टार्टिंग में उनका जो एरिया था वो था नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन। अब हमें जब ये पता लगता है कि ये पेस्टोरलिस्ट थे और ये इनके लिए जो मेजर वेल्थ थी वो इनके कैटल्स थे, तो अगर हम देखेंगे कि जब ये यहाँ पे आएंगे तो जाहिर सी बात है इनका फोकस एग्रीकल्चर पे कम होगा। इनका फोकस किस पे होगा? कैटल्स पे। इनका फोकस किस पे होगा कि एक ऐसी लैंड हमारे पास आ जाए जिसपे पेस्टोरलिज्म हो सके, और दूसरा हमारे जो कैटल्स है वो सस्टेन करे और ग्रो करे, हमारी वेल्थ जो है और ग्रो करे। तो जिसके पास ज्यादा कैटल्स होगी वो क्या होगा? वो लीडर होगा, वही लीडर होगा। और अगर वॉर्स भी होंगी तो किसके लिए होंगी? कैटल्स के लिए होंगी। अब आर्यंस के रिगार्डिंग कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी। ये तो हमने आर्यंस का बेसिक देखा। अब हम देखेंगे कि किन किन ने आर्यंस के बारे में क्या क्या इंटरप्रिटेशन दी है। तो फर्स्ट नेम इज सिसेटी। ये एक इटालियन थे। He was an Italian who was residing in Goa at that point of time. And in Goa he studied lot about Aryans. तो उन्होंने ये एक स्टडी करी जब उन्होंने इन लैंग्वेजेस को, यूरोपियन लैंग्वेजेस, संस्कृत लैंग्वेज एंड पर्शियन लैंग्वेज, जब इन्होंने इनको स्टडी किया, इन्हें एक सिमिलैरिटी देखने को मिली। इन्हें क्या देखने को मिली? एक सिमिलैरिटी देखने को मिली। On this basis he came to the conclusion that these all races emerges from one only, which is the Aryans. इसके बाद में हमारे कौन है? मैक्स म्यूलर ने आर्यंस को लिंग्विस्टिक ट्राइब का
वो दिया था, नेम दिया था। उसके बाद में ऐसे तो हमारे काल पिनाका भी आए थे। देन जो मेजर थे हमारे यहाँ पे जो आर्यंस कहां से आए, अगर हम ये देखते हैं कि आर्यंस की लिंग्विस्टिक थ्योरी क्या है। ओके, हु वर द आर्यंस, डिबेट आज तक चल रही है। लिटरेचर, आर्यंस के लिए कहा जाता है क्या है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है। फिलिप सिसिलिटी, इटालियन, they lived in Goa for 5 years from AD 1583 to 1588. Discovered relations between the Sanskrit, European language and Persian. बाद में ये कुछ एग्जांपल्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के। बाद में कौन आया, विलियम जोन्स। स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी बताई बिटवीन द आउटकम ऑफ वन मदर लैंग्वेज। उन्होंने इन सब लैंग्वेज के बीच में एक ऐसा होता है कि एक इनकी एक सबकी एक मदर लैंग्वेज है, जो कौन सी है, द लैंग्वेज गिवन बाय दी आर्यंस। और इसी के बेस पे अगर कभी हम जैसे मान लो पर्शियन में या जो एंशिएंट ग्रीक है, अगर कभी हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं तो हमें कई वो वर्ड्स बहुत सिमिलर लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मात्र होता है, सर यहाँ पे, वहां मैतर पर्शियन में, मेटोर ग्रीक के अंदर, मटर दूसरी लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो एक हमें एक ये जो देखने को मिलती है सिमिलरिटीज हमारी लैंग्वेज में, हमारी संस्कृत की लैंग्वेज में और लैंग्वेजेस में, ये प्रूव करती है इस लिंग्विस्टिक थ्योरी को। मैक्स म्यूलर ने आर्यंस को एक लिंग्विस्टिक ट्राइब कहा। देन कार्ल पिनाका, उन्होंने कहा कि आर्यंस वाज द रेस एंड दिस इज द रेस व्हिच इज द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल यूरोपियन, इंडियन एंड अदर रेसेस, सेंट्रल एशियन जैसे कि, पर्शियन जैसे कि, तो इन सब के जो ओरिजिनेटर है वो ये है, ये पिनाका ने कहा। अब उसके बाद में ये कुछ ऐसे ये राइटर्स हैं जिन्होंने इनकी प्लेस के बारे में बताया कि आर्यंस आए कहां। सर आर्यंस तो आपने बता दिया कि आर्यंस ये थे, आर्यंस एक लिंग्विस्टिक ट्राइब है, इनसे हमारी लैंग्वेज निकलती है, ये सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेजेस है, और ये इन्होंने थ्योरी दी। लेकिन आर्यंस का ओरिजिन हुआ कहां से, वेयर दे केम फ्रॉम, बिकॉज जाहिर सी बात है इंडिया में तो हुआ नहीं, और उसी से हमारे पास एक थ्योरी आती है कि संस्कृत इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, वो आर्यंस की लैंग्वेज थी। और इससे एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हमारी नेटिव लैंग्वेज में कभी आ जाए तो पाली, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, ये सब क्या है, ये हमारी नेटिव लैंग्वेजेस है। अब वो बिलोंग कहां से करते थे, तो यूरेशियन थ्योरी किसने दी, यूरेशियन थ्योरी इज गिवन बाय मैक्स म्यूलर। उन्होंने बोला कि ये एक यूरोपियन ट्राइब थी जो वहां से आई और उसने यहां पे आके अपना मतलब पहले हड़प्पन्स को हराया, जो जिसके बारे में कहां लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, हरुपिया, बैटल ऑफ हरुपिया। फिर उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक, he gave the theory आर्कटिक थ्योरी ऑफ आर्यंस, और उन्होंने ऋग्वेद से डे नाइट और 6 मंथ्स, जो उन्होंने बोला कि वहां पे जैसे इफ यू नो कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक में 6 मंथ्स का डे और नाइट होता है, 6 मंथ्स का डे और नाइट होता है। उस बेस पे जो ऋग्वेदा में उनको इसके बारे में, इस चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिली, ही इंटरप्रिटेटेड दैट आर्यंस बिलोंग टू दी आर्कटिक रीजन। उसके बाद में हमारे दयानंद सरस्वती, हु ही वाज, आर्य समाज के संस्थापक, ही वाज द एस्टेब्लिशर ऑफ आर्य समाज। उन्होंने कहा कि आर्यंस कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। Then there are other interpreters also like Dr. Samudrandan and A.C. Das, इन्होंने सप्त सिंधु रीजन के बारे में बोला, the river of 7 rivers। ओके, चलो, तो ये आर्यंस कहां से आए थे, क्या था, ये इनके बारे में हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आता है वैदिक पीरियड की टाइमलाइन। वैदिक पीरियड स्टार्ट, जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हुई 1500 में, और वहीं से हमारा वैदिक पीरियड चालू होगा। अब वैदिक पीरियड जो है वो 2 फेजेस में है। फर्स्ट फेज इज अर्ली वैदिक पीरियड एंड द सेकंड फेज विल बी लेटर वैदिक पीरियड। इन दोनों में ड्रास्टिक डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को भी एक बार समझ लेते हैं, क्या डिफरेंस है सर। पहले अर्ली वैदिक पीरियड की 3 पिलर्स में हम, जैसे हम स्ट्रक्चर्ड स्टडी करते हैं वैसे ही पहले अर्ली वैदिक पीरियड को समझेंगे, और उसके बाद में उसकी जो इन्फो है, जो पीपीटी इन्फो है, उसमें जाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड। अब अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 बीसी तक चला,
अब अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होगा? अर्ली वैदिक पीरियड को हम तीन चीजों में स्टडी करेंगे, तीन पिलर्स में। पहला है पॉलिटिकल, दूसरा है उनका सोसाइटी, जिसमें हम रोल ऑफ वुमेन या पोजीशन ऑफ वुमेन को देखेंगे, रिचुअल्स क्या थे, रिलीजन क्या था, उनका क्या कल्चर चल रहा था उस टाइम, वो देखेंगे। एंड द थर्ड इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ओके, चलो तो पहले पे बढ़ते हैं। तो पहले पे आते हैं, पहला है पॉलिटिकल। अब एज आई टोल्ड यू, आर्यंस जो है वो एक पेस्टोरलिस्ट ट्राइब है, मतलब वो उनकी जो वेल्थ है वो कैटल है। तो वहां पे जो पहले पहले वॉर होगी वो किसके लिए होगी? कैटल्स के लिए होगी। किसके लिए होगी? कैटल्स के लिए होगी। अब एज दे बिलोंग्स टू ट्राइब, तो अब उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे है? वहां के पॉलिटिकल सिस्टम की तीन पिलर्स हैं, सभा, समिति, विधाता। अब इन सब के बारे में हमें कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है? सोर्सेस ऑफ वैदिक पीरियड। ये फोर्थ पिलर रहेगा हमारा, इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ओके, अभी एक कंसेप्चुअल पिक्चर को क्लियर करते हैं। सभा, समिति, विधाता। सभा में मेन एंड वुमेन बोथ वर अलाउड। ये क्या करेगी? जो डेली जर्नल पर्पस के लिए जो मीटिंग्स होती हैं, जो रूल्स होते हैं, या जो वहां पे होना चाहिए, क्या नहीं क्या करना है, वो सब ये सभा डिसाइड करती है। समिति का काम क्या है? टू इलेक्ट दी राजन। सर राजन कौन है? राजन इज द हेड ऑफ ट्राइब। राजन कौन है? राजन इज द हेड ऑफ ट्राइब। जो पर्टिकुलर एक ट्राइब है जिसके पास में एक कैटल्स है, तो उसका जो बेसिकली जो किंग है वो कौन है? वो है राजन, वो है राजन। अच्छा, यहां पर एक बात आती है कि राजन सर कोई किंग है क्या? नहीं, ये एक हेड है, ये ट्राइब का हेड है, जिसकी ड्यूटी क्या है? टू प्रोटेक्ट द वेल्थ ऑफ द ट्राइब, टू प्रोटेक्ट द वेल्थ ऑफ ट्राइब। किसको? कैटल्स को प्रोटेक्ट करना, कैटल्स को प्रोटेक्ट करना। और इसको इलेक्ट कौन करेगी? समिति करेगी, जिसमें कौन होगा? सिर्फ मेन होंगे। नो वुमेन इज अलाउड इन समिति। कौन से मेन होंगे? हेड ऑफ दी फैमिलीज, हेड ऑफ दी फैमिली, जिनको क्या कहते हैं? कुल। क्या कहते हैं? कुल। ओके, तो हेड ऑफ द फैमिलीज होंगे यहां पे। देन आएगी विधाता, जिसमें मेन एंड वुमेन बोथ आर अलाउड। और ये किसके लिए? इसका जो विधाता का क्या पर्पस होगा? सर विधाता का पर्पस होगा एग्रीकल्चर प्लस जो रिचुअल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना, और उसके बारे में रूल्स या उनके बारे में जो है डिसीजंस लेना। तो ये इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब सर यहां अगर राजन है और इसकी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द कैटल्स है, तो वहां पे स्टैंडिंग आर्मी होगी? द आंसर इज नो स्टैंडिंग आर्मी। नो स्टैंडिंग आर्मी। क्यों नहीं होगी? जो डिफरेंट डिफरेंट कुल है या जो डिफरेंट डिफरेंट उस ट्राइब में जो लोग हैं, वो अपनी मर्जी से आके वहां पे क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन देंगे टू प्रोटेक्ट देयर कैटल्स और टू फाइट अदर ट्राइब टू सिक्योर मोर कैटल्स, और टू फाइट विद अदर ट्राइब टू सिक्योर मोर कैटल्स। तो ये एक इसकी पॉलिटिकल थ्योरी है। अब इसमें अगर एक चीज और आती है कि सर यहां पे वुमेन्स को दो जगह पे इक्वल रोल दिया गया है, तो ये क्या सिंबलाइज करता है? दैट द पोजीशन ऑफ वुमेन, पोजीशन ऑफ women at the time of what? Early Vedic period is equal to men. Equal to men in majority of aspects. Majority of aspects. किन एस्पेक्ट्स में? वुमेन्स वर अलाउड टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल अरीना, एज वी हैड सीन
then they were allowed to get educated, then उसके बाद में they were allowed to take marriage decisions, no child marriage was there, and no evidence of सती, no evidence of सती। तो ये थोड़ा सोसाइटल इनका एक्सपेक्ट हो गया। अब अगर हम पॉलिटिकल और सोसाइटी की बात करें तो जाहिर सी बात है वो किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे रहेंगे। तो कौन सी लोकेशन उनकी पहले थी, हमने देखा था यहाँ पे नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन। अब नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन में कौन कौन से आएंगे, हिमालयन रीजन, अफगान, पाकिस्तान, पंजाब रीजन, पंजाब। तो इन रीजन्स में बेसिकली, और उनके नाम भी ऋग्वेद में लिखे हुए हैं, अभी हम देख लेते हैं। अराइवल ऑफ आर्यंस 1500 बीसी में, डिफरेंट ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया और स्टेपी ग्रासलैंड। स्टेपी ग्रासलैंड क्या होता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो ग्रासलैंड हो। क्यों ग्रासलैंड, क्यों, बिकॉज दे वर पैस्चरलिस्ट, चरवाहे थे ऑफ ईस्ट एशिया स्टार्टेड अराइविंग इन इंडिया। दीज ट्राइब वर कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट, आर्यंस। तो आर्यंस क्या है, एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है। किसने दिया है ये टर्मिनोलॉजी, मैक्स म्यूलर, मैक्स म्यूलर। दे वर नोमैडिक पीपल, मतलब हंटिंग, गैदरिंग प्लस अ लिटिल बिट ऑफ एग्रीकल्चर। वो भी कौन सा, झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन कौन सी होती है, एक जगह पे आपने पहले एग्रीकल्चर किया, फिर जब वो लैंड फर्टाइल नहीं रही, आपको मूव करना पड़ेगा, तो आप उस लैंड को अबेंडन करके आगे चल जाओगे। ओके चलो, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। चलो, कैटल उनकी ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक वेल्थ है। क्या वेल्थ है उनकी, अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस की क्या वेल्थ है, कैटल्स। दे वर ऑलवेज इन सर्च ऑफ गुड पैस्च्योर लैंड। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। मिलिट्री फीचर्स, आर्यंस वर कंफर्टेबली डिफीटेड इंडिजीनियस। आर्यंस ने यहां पे जो एज बैटल ऑफ हरिप्यूआ में उन्होंने, हमने पीछे पढ़ा था बैटल ऑफ हरिप्यूआ में उन्होंने आईवीसी के जो यहाँ पे नेटिव्स थे उनको डिफीट किया था। क्यों, क्या, कैसे कर पाए थे, क्या फीचर्स थे उनके डिफीट करने के, मेल कोट्स, हेलमेट्स, चैरियट्स प्लस आयरन स्वॉर्ड्स और आयरन टूल्स। ये सारे फीचर्स थे जिनकी वजह से उन्होंने हमारे इंडिया की जो नेटिव पॉपुलेशन थी उसे डिफीट आसानी से किया था। बिकॉज वी वर नॉट अवेयर अबाउट द हॉर्स, वी आर नॉट अवेयर अबाउट द यूज ऑफ आयरन, वी आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ मेल कोट एंड हेलमेट्स। सो देख लो, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आएंगे, यूजेज ऑफ बेटर ब्रॉन्ज टूल लाइक हेलमेट, कोट ऑफ मेल लाइक कवच। दे ब्रॉट हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स टू इंडिया। हॉर्स ड्रिवन चैरियट, स्विफ्टनेस होगी उसमें, मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो उससे उनको एज मिलेगा। आफ्टर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया, अर्ली आर्यंस स्टार्टेड कंपोजिंग द ऋग्वेदा। अब इसको कि कौन सी कंपोज, ये एक ऋग्वेद इज अ मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। अब कौन सा सोर्स क्या है ये हम आगे लास्ट में, अभी सारे जितने भी वैदिक पीरियड के सोर्सेज हैं, the four Vedas and Upanishads and all and other important literary contributions of them, we will study there. Their socio-religious जो practices है inspired by the Vedic literature. अब ये हमें पता है कि उन्होंने यहाँ पे अगर हम जर्नली इसको भी समझें तो वो ये है कि आर्यंस came here and then they started composing the Vedas. वेदास में पहले सबसे पहले जो हुआ था वो था ऋग्वेद, 1080 हाइम्स उसके अंदर है। और ऋग्वेद में ज्योग्राफिकल लोकेशन, सोसाइटी, पॉलिटी एंड बहुत अलग जितने भी उनके जो कल्चर है उससे रिलेटेड जितनी भी हाइम्स है जो है वो सब इस ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो हमें यहां से पता लगता है कि जो उनके सेट ऑफ रूल्स थे, जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, वो ऋग्वेद से अथॉरिटी ड्रिवन करती थी। अब आता है आर्यंस, इनिशियल हैबिटेशन ऑफ आर्यंस कहां पे हुई थी, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से इलाके थे जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ऋग्वेद, वो है ब्रह्मवर्त,
माउंटेन्स जो मेंशन है वो जम्बुवंत पर्वत, हिमावंत पर्वत। इंपॉर्टेंट रीजन में आता है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु में कौन कौन सी 7 रिवर्स आएगी? रावी, जिसको परूषणी कहा गया है ऋग्वेद में, चेनाब, जिसको अक्षिणी कहा गया है, बेयस, सतलज एंड झेलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। इसको ये आगे मौर्यंस में, जब मौर्यंस आएंगे तब भी आएगी, बैटल ऑफ हाइडस्पस के अंदर। ओके चलो ओके आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंडस भी थी शायद, हाँ इंडस एंड सरस्वती। ओके चलो, तो इंडस में सिंधु मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर थी उस टाइम की, सरस्वती मोस्ट सेक्रेड रिवर थी वहां की। अब ये जो है कुछ रिवर्स के नेम है जो आज है। इंडस को क्या कहते हैं? सिंधु। झेलम वितस्ता, चेनाब अक्षिणी, रावी परूषणी। ये रावी वही रिवर है जहां पे लेटर वैदिक पीरियड में बैटल ऑफ 10 राजन, बैटल ऑफ 10 राजन जहां पे लड़ी गई थी। बेयस, विपासा, सतलज, शिबुत्री, सरस्वती नदी तारना। ओके चलो, अब राजन की अथॉरिटी हम देख चुके हैं। अभी जो बैटल ऑफ 10 राजन है या जो ये रिवर्स है, इस थ्रू दिस टेबल यू कैन रिमेंबर द नेम्स ऑफ द रिवर्स बिकॉज यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस आल्सो। और अगर हमें ये याद रहेंगे, अगर कल कोई बिकॉज ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, इन उन्होंने जो अभी 2026 में किया या कहीं पे भी वो कर रहे हैं, हो सकता है एनडीए में चेंज हो जाए, हो सकता है वो और फैक्चुअल हो जाए। सो टू लर्न ऑल द फैक्ट्स आई हैड मेंशन ऑल द रिवर्स हियर, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये अब मगअप करने वाली चीजें होती हैं। एंड बैटल ऑफ 10 राजन वी विल रीड अबाउट। अच्छा, राजन द चीफटेन ऑफ द आर्यन कम्युनिटी, जिसको क्या कहेंगे? चीफटेन को क्या कहेंगे? राजन कहेंगे। उसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या होगा? बैटल ऑर्गेनाइज करना फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कैटल्स। सभा, स्मॉल असेंबली, इंक्लूड एल्डर मेल्स एंड फीमेल्स, मेल फीमेल बोथ आर इंक्लूडेड इन सभा। मोस्ट डिसिसिव असेंबली रहेगी, राजन को पॉलिटिकल मैटर्स में डिसीजन लेने में, डे टू डे मैटर्स में डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। नाउ समिति, इसका जो सिग्निफिकेंट फीचर क्या है? इंक्लूड ओनली मेल्स। लार्ज जनरल असेंबली, किसके लिए? मेन फंक्शन क्या होगा इसका? अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ द राजन। एंड दैट इज द ओनली रीजन इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जब जहां पे कहीं डेमोक्रेसी नहीं थी, वी वर फॉलोइंग द डेमोक्रेसी थ्रू द समिति। दो ये प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, इट कैन बी सेड एज ओलिगार्की, या एक पर्टिकुलर सेक्शन ही इसमें वोट कर रहा है, बट ये एक जो फाउंडेशन है वो तो यही है। विधाता, स्मॉल असेंबली, बोथ मेल एंड फीमेल आर देयर। किस चीज से रिलेटेड डिसीजंस है? एग्रीकल्चर एंड रिलीजियस रिचुअल्स। चलो, इनकी इकोनॉमिक वेल्थ क्या है? कैटल वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड एंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कैटल्स वर गविष्टि, सर्च फॉर काउ, बैटल फॉर काउ, गोपजन्य, मास्टर ऑफ काउ, गव्यू, गाउ। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें मार्क करके रखना। फिर एक गोधमा, वीट, गोधम मतलब वीट, गोधुमा मतलब वीट। अब एक आएगा आगे यव्य, मतलब बार्ले। ओके, गोधुली, मेजरमेंट ऑफ टाइम। दुहित्री, मिल्चर ऑफ काउ, मिल्चर ऑफ काउ मतलब जो काउ का मिल्क निकालेगी। अगन्य, नॉट टू बी किल्ड, काउ एक सेक्रेड एनिमल और बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल थी, नॉट टू बी किल्ड, बट व्हेन इंपॉर्टेंट गेस्ट केम टू द ट्राइब, गोहरा और गोघना, जो गेस्ट जो काउ के मीट को कंज्यूम करेगा। एग्रीकल्चर, यव्वा, बार्ले, आई टोल्ड यू, गोधुमा, वीट। अब ये उनका जो है मेटल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट आया था। अब जरा हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी देखा, क्योंकि सोसाइटी को हमने थोड़ा थोड़ा देखा, अब एक बार हम इकोनॉमी को भी देख लेते हैं। अब दे वर डूइंग एग्रीकल्चर फॉर प्रिमिटिव रीजन, मतलब खुद के सर्वाइवल के लिए वो एग्रीकल्चर कर रहे थे। ओके, मेजर उनका सोर्स किस पे था? कैटल पे। मेजर किस पे था? कैटल पे। अब नाउ व्हेन दे आर डूइंग एग्रीकल्चर फॉर प्रिमिटिव रीजन, कि अपने खुद के सस्टेनेंस के लिए कर रहे हैं, तो देयर वाज नो टैक्सेशन। अगर आपको अपनी ट्राइब के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है
तो आप अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट करोगे। देयर इज नो सेट रूल कि आपको इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। और वो जो टैक्सेशन जो आप अपनी मर्जी से दोगे उसका नाम क्या होगा? बली और भागा। बली और भागा। ओके, अब यहां पे कोई करेंसी होगी क्या ट्रेड के लिए? नहीं सर, यहां क्या चलेगा? बार्टर सिस्टम चलेगा। लेकिन मैंने सर आपने बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट या कोई ऐसी कोई चीज होगी जिससे आप ट्रेड कर सकते हो, उसका नाम क्या था? निक्शा। निक्शा मतलब गोल्ड, कू मतलब सिल्वर। ये कहां से है? अर्ली वैदिक पीरियड। लेटर में क्या आएगा? कृष्णाला और सत्यनाला। कृष्णाला और सत्यमाना, ये लेटर के हैं। डोंट, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं करना है। डोंट टू बी कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। ओके, चलो मेटल कौन कौन सी यूज है? गोल्ड, निक्शा, कॉपर, कू, टिन, सन, सिल्वर, एगी। टैक्सेशन, कोई फॉर्मल टैक्सेशन का सिस्टम नहीं होगा। पीपल वॉलेंटरी कंट्रीब्यूट करेंगे इन द सेंस ऑफ भाग एंड बली। कंट्रीब्यूशन वर्क कौन से फॉर्म में होंगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप दे सकते हो या आप अपनी कैटल की वेल्थ दे सकते हो। सोसाइटी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। अब इसको भी एक बार और प्रॉपर, हमने वुमेन्स का रोल देखा, उसमें हमने ग्लिम्स देखा कि वुमेन का क्या रोल है। अब सोसाइटी का कोई स्ट्रक्चर तो होगा ही, बिकॉज जब हम लेटर वैदिक पीरियड को देखेंगे तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो जाएगा। इन अर्ली वैदिक पीरियड सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज है। अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन 4 सेक्शन: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन अब अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में इसमें डिफरेंस क्या है? अर्ली वैदिक पीरियड में ये डिस्टिंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है। यहां पे कोई सेट रूल नहीं है, हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है कि जो जिसमें जन्मा है या जो जिस कम्युनिटी में जिसका मतलब बर्थ हुआ है वो उस कम्युनिटी में हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। इफ अ पर्सन हु इज बोर्न टू अ ब्राह्मण, हु इज ब्राह्मण? इज अ प्रीचर, His duty is to educate। तो जो बंदा एडुकेट कर रहा है, जो रिचुअल्स के लिए प्रीच कर रहा है, जो उनको उनके कल्चर के बारे में, उनके रिचुअल के बारे में बता रहा है, वो कौन है? वो ब्राह्मण है। अब कोई अगर सपोज दिस मैन इज अ ब्राह्मण, he has 2 sons, so one is contributing towards the security of a tribe and other is contributing towards the trade। तो ये क्या कहलाएगा? क्षत्रिय। What is the duty of Kshatriya? Duty of Kshatriya is to protect security। Later on in the later Vedic period ये जो चीज है ये परमानेंट हो गई थी। वैश्य the person who trades, Shudra the person who is included in the minimalistic things। And then in the later Vedic period फिर पंचमास आ जाएंगे and then other जो भी societal division आ जाएगा वो भी देखेंगे। बट अर्ली वैदिक पीरियड में भी ये सेम चीज थी, बट ये फिक्स नहीं था। जैसा जैसा आप काम करोगे, जो आप काम करोगे, जिस चीज में आप इंक्लूडेड रहोगे, उसके बेस पे आपकी जो कम्युनिटी, उसके बेस पे आपकी कैटेगरी जो है वो डिवाइड होगी। तो नो क्लियर डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ओके, अब आता है सेकंड चीज। सर फिर सोसाइटी में, चलो ये डिवीजन तो लगेगा कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था? सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ ये था। कुल, what is kula? Kula is the family। Kula is family। Who is the head of kula? Kulapa। Kulapa is the head of family। Who will be Kulapa? Male, eldest male member of the society। मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ जगह पे वुमेन्स आर इक्वल इन इक्वल पोजीशन टू मेन, बट समवेयर मेन आर इन टू बी द ग्रेटर, मेन आर एक्यूमुलेटिंग ग्रेटर पोजीशन देन दी वुमेन। जो मेन है उनको कुछ जगहों पे बड़ी पोजीशन दी गई है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ जगह पे वुमेन्स वर इक्वल। नाउ
जब बहुत सारे कुल आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? वंश। वंश मतलब लीनेज, कि आप कौन सी लीनेज से बिलोंग करते हो तब। तो कुल मतलब एक हाउस होल्ड, एक पर्टिकुलर कुल की, अगर मान लो ये एक पर्टिकुलर ही इज अ पर्सन मैरिड टू दिस वुमेन, देन दे हैड चिल्ड्रन, उनके ये चिल्ड्रन हुए, देन इनके अलग अलग, अब जो ये है अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स होते रहेंगे। सो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ही इज द हेड ऑफ द वंश। बट अब जो एक फैमिली आई है, इसका जो कुलापा कौन होगा? दिस मेल मेंबर। जब इनकी फैमिली आएगी तो इसके कुलापा कौन होंगे? ये होंगे। लेकिन वंश का हेड कौन है? द पर्सन हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस फैमिली। जब वंश बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा? जना। जना मतलब एक ट्राइब, एक बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी, जिसका हेड कौन होगा? राजन। ओके, चलो नाउ रीड कर लेते हैं। सोशल हायरार्की, कुला, फैमिली इज देयर, देन द वंश, क्लैन, देन जना, द ट्राइबल कम्युनिटी। ये जो वंश, ये जो मेंबर्स है ना, ये वंश के मेंबर्स। मैंने टोल्ड यू कि जब आपको जरूरत पड़ेगी बैटल के लिए तो जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली है, जो वंश है, उसके मेंबर्स आएंगे। तो क्लैन के मेंबर्स, किसी पर्टिकुलर क्लैन के मेंबर्स आएंगे राजन के अंडर, एंड दे विल बैटल फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी। नाउ फैमिली, कुल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ फैमिली। इट इज द स्टार्टिंग यूनिट ऑफ फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली वाज कुलापा। पोजीशन ऑफ वुमेन क्या होगी? सोसाइटी वाज पेट्रियार्कल इन नेचर। So society is nowhere matriarchal. It is a patriarchal society where the head was Kulapa. Where the head was Kulapa. The starting point was Kulapa, who is male. The head will be Rajan, who will be male. Okay. Now, women were accorded a respectable position. Correct है? Why? सभा में, विधाता में, they are there. Women were members of Sabha and Vidhata. Educational discourse were open to women. For example, Lopamudra. Who she is? She's the poet at that point of time. इनकी जो याज्ञवल्क्य उपनिषद जो है, उसके अंदर इनकी डिबेट लिखी हुई है लोपामुद्रा के विद वन ऑफ द फेमस सेंट। ओके, नाउ लोपामुद्रा वाज रिनोन्ड इंटेलेक्चुअल, वुमेन इंटेलेक्चुअल। कोई चाइल्ड मैरिज के एविडेंसेस वहां नहीं मिले हैं। नो एविडेंस ऑफ सती आल्सो। ओके, चलो अब आता है मैरिज सिस्टम इन अर्ली वैदिक पीरियड। अब इस पे इतना ध्यान या मगअप करने की जरूरत नहीं, जस्ट वी हैव टू रीड इट। फॉर एग्जांपल, जो मैरिज सिस्टम है अर्ली वैदिक पीरियड में, वुमेन्स वर ओपन टू सेलेक्ट देयर ग्रूम। ओके, तो मैरिज सिस्टम में नियोग विवाह व्यवस्था, मतलब विडो मैरिज वर अलाउड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन अर्ली वैदिक पीरियड अगर मैं बोलूं कि विडो मैरिज वाज अलाउड, यस इट वाज अलाउड। इन लेटर इट वाज नॉट अलाउड। अभी लेटर की भी एक सोसाइटी देखेंगे। ओके, सो वुमेन वर अलाउड टू मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ देयर मदर अगर हस्बैंड डाइड हो जाए। अब ये कुछ रूल्स इनको नहीं पढ़ना, बस हमें याद रखना विडो रीमैरिज वाज अलाउड। ओके, गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज वाज आल्सो अलाउड। अनुलोम हायर कास्ट मैरिज, then pratilom upper caste female married to a lower caste male, and then the other features like polygamy was practiced. Okay, कि जो लेकिन polygamy कहां प्रैक्टिस होगी? upper sections of the society में। Okay, चलो that is the यहाँ पे लिखा हुआ rare instance of polygamy were also found, कि वहां पे पर्टिकुलर से प्रॉपर इंस्टेंसेस नहीं मिले कि पॉलीगैमी थी वहां पे। लेकिन हाँ, अगर आप नोबल फैमिलीज की बात कर रहे हैं, अगर आप अपर फैमिलीज की बात करें, वहां पॉलीगैमी वाज अलाउड, बट इन द लेटर वैदिक पीरियड इट बिकेम अ कॉमन ट्रेंड इन दैट सोसाइटी। अब इनकी रिलीजियस चीज पे आते हैं। इन द लेटर वैदिक पीरियड दे वर द वर्शिपर्स ऑफ 5 एलिमेंट्स, या कह लो नेचर वर्शिपर्स भी थे और 5 एलिमेंट्स के वर्शिपर्स थे। They were worshipping 5 elements in the sense of deities. For example, the most famous deity of the early Vedic period was Indra, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर means
द ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स, ओके, देन अग्नि, देन वायु, देन वरुण. So Agni was the second most important god because he was the way to communicate between the gods and the human. And Indra was the chief of all gods. जब अच्छा इसका हमें कैसे पता लगता है, एक और थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि why the Aryans were the ancestors of European also. तो ये जो हमारा आर्यन एक ट्राइब है या जो आर्यन जो ओरिजिनेटर है हर चीज के, उसका हमें कहां से पता लगता है? बिकॉज जब आप ग्रीक सिविलाइजेशन को देखते हो, आप जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देखते हो, तो आपको हमारे सिविलाइजेशन में कई कॉमनलिटीज दिखेगी. फॉर एग्जांपल इन ग्रीक सिविलाइजेशन व्हेन यू सी ज़्यूस ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, ही इज वेरी मच कॉमन टू आवर इंद्र. ही इज वेरी मच कॉमन टू आवर इंद्र. ओके, तो उस टाइम पे अब यहां तक आके अभी रिचुअल्स चालू नहीं हुए हैं. और एक चीज जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नो डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. अभी तक यहाँ पे कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई भक्ति भाव के लिए नहीं. यहाँ पे सब कुछ जो हो रहा है वो मटेरियलिस्टिक वे के लिए हो रहा है कि इफ आई विल डू सैक्रिफाइस, इफ आई विल डू द रिचुअल, देन दीज गॉड्स विल गिव अस द ब्लेसिंग्स. हमें जो चाहिए होगा गॉड्स हमें वो देंगे. ओके, तो अर्ली वैदिक पीपल जो है वो पर्सोनिफाइड करते थे किसको? एलिमेंट्स ऑफ नेचर इनटू द गॉड्स. जैसे कि इंद्र, द गॉड ऑफ रेन एंड थंडर, mentioned more than 250 times in Rig Veda. Most important god, also called as Purandhar. Agni, second most important deity, 200 times mentioned है. Messenger of God. जैसे कि हमारे हवन होते हैं तो उसके थ्रू ऐसा कहा जाता है ना कि अग्नि will transport the things to the gods. Same, वो जो थ्योरी है वो यहां से ओरिजिनेट हुई है थ्रू द ऋग वेदा. ओके, all gods were worshipped through the Agni, through the Havana. Now major gods कहेंगे वरुण, गॉड ऑफ वाटर, मित्रा, गॉड ऑफ विंड और एयर, पुषण, गॉड ऑफ एनिमल्स, सूर्य द सन गॉड, सूर्य द सन गॉड. नाउ फीमेल डिटीज में है उषा, सावित्री, अदिति, ईला, निशा, ये सब. व्हेन यू आर अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गायत्री मंत्र. गायत्री मंत्र वाज कंपोज्ड बाय द ऋषि विश्वामित्रा, डेडिकेटेड टू whom? द सन गॉड एंड गॉडेस सावित्री. बट अगर आप उसकी और ओरिजिनेटर, जिसके अंदर हमको डीप जाना नहीं है, बट अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कभी ऐसे कॉमन याद रखना हो तो दिस गायत्री मंत्र इज पर्टिकुलरली डिनोटेड टू द अदिति, द मदर ऑफ सन बेसिकली. ओके, पर्पस ऑफ वर्शिप कोई स्पिरिचुअल नहीं था. प्रेयर, रिसाइटेशन ऑफ मंत्र विल बी देयर, रिचुअल सैक्रिफाइस. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मटेरियल गेन के लिए होगा. किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ रिच एंड कल्चरल सोसाइटी की. हमारे जो लग्जरीज हमारे पास आए, रिच हो जाए हम, हमारी कल्चरल सोसाइटी बनी रहे, है ना. तो ये कोई भी स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं है. प्रेयर ऑफ सुवीरा, अ ब्रेव सन. चलो, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इतना याद रखना है कि प्रेयर ऑफ सुवीरा मतलब ब्रेव सन की जो है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल एज वी ऑल नो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? गॉड्स को वर्शिप करेंगे. गिव अस द सन हु इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ यू. ओके, सो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? सुवीरा. बट वी डोंट हैव टू मग अप दीस काइंड ऑफ थिंग्स. अब आता है लेटर वैदिक पीरियड. अब लेटर वैदिक पीरियड में आते आते ना एक ड्रास्टिक चेंज हुआ. वो चेंज क्या हुआ? पहला चेंज, जो कभी कैटल्स उनकी वेल्थ हुआ करती थी, अब उनकी वेल्थ कहां शिफ्ट हुई? लैंड. अब लैंड बिकम्स द वेल्थ. क्यों? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस. अब जब हमने स्टार्टिंग में सोर्सेज में भी और जब हम आईबीसी पढ़ रहे थे तो हमने एक इवोल्यूशन का प्रोसेस देखा था कि पहले वो नोमैड्स होंगे, हंटिंग एंड गैदरिंग करेंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जाके वहां पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल आएगा, फिर धीरे धीरे वहां पे जो है वो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, फिर एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, देन अर्बन टाउन आएगा, देन द पॉलिटी विल स्टार्ट डेवलपमेंट, उसके बाद फिर मोनार्की और ऐसे जो कॉन्सेप्ट है वो आते रहेंगे. सेम चीज यहाँ हुई है. क्या हुआ है यहाँ पे? पहले वो नोमैड्स थे, फिर पेस्टोरलिस्ट तो वो थे ही हमेशा, तो कैटल उनके पास थे ही. नाउ they started developing their agricultural knowledge and agriculture become their main commodity. agriculture अब वहां पे surplus में आने लग गया, and because of this trade starts,
एंड उसकी वजह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे एग्रीकल्चर होता है वो है लैंड, उसकी वैल्यू जो है वो अप्रेज कर गई एंड लैंड बिकम्स द वेल्थ ऑफ अ ट्राइब, लैंड बिकम द वेल्थ ऑफ अ ट्राइब। अब जो बैटल्स हो रही है पहले कैटल के लिए होती थी, अब बैटल्स किसके लिए होंगी? लैंड के लिए होगी। अब बैटल किसके लिए होगी? लैंड के लिए होगी। अब इसी की वजह से एक ड्रास्टिक चेंज आया सोसाइटी में भी। वो कैसे आया? अब जब लैंड अब जो कैटल है, कैटल आप एक्वायर कर सकते हो और बहुत सारी कैटल, लैंड जो है वो एक आपका लिमिटेड सोर्स रहेगा, तो जिसके पास ज्यादा लैंड होगा उसकी ज्यादा पावर होगी उस ट्राइब में, जिसके पास ज्यादा लैंड होगा उसकी। तो ऐसे ही यहाँ पे जो सिस्टम पहले डेमोक्रेटिक हुआ करता था, अब वो क्या हो गया? द पर्सन हु हैज मोर लैंड विल बिकम द राजन एंड राजन विल बी द पोस्ट व्हिच इज हेरिडेटरी। अब यहां से जो ये चीज है वो हेरिडेटरी हो गई, मतलब द सन ऑफ राजन विल बिकम द राजन, सन ऑफ राजन विल बिकम द राजन। अब जो यहाँ पे सभा थी वो है अभी भी, बट उसकी जो वैल्यू है वो डिक्लाइन कर गई। और अब ये सिर्फ एक पार्ट, जैसे जो जनाज है अब वो एक्सपेंड करने लग गए। क्यों एक्सपेंड करेंगे सर? अभी मैंने बताया बैटल किसके लिए हो रही है? लैंड के लिए हो रही है। अब आप जब ज्यादा लैंड अपने पास एक्वायर करोगे तो जो आपका जना है, जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है, वो एक्सपेंड करेगी। अब जाहिर सा जब जना एक्सपेंड करेंगे तो उसमें वंश भी बहुत सारे होंगे। तो उस अगर मान लो सपोज पहले इतना सा जना था, अब इतना बड़ा हो गया, तो अब यहाँ पे छोटे छोटे कहीं ना कहीं वंश और ये सब जो छोटे छोटे विलेजेस होंगे, छोटे छोटे विलेजेस। तो अब ये जो सभा समिति अब इस विलेज के डिसीजंस के लिए काम आ रही है। ठीक है, समिति जो है वो अभी भी है, बट इट इज टू जस्ट गिव द एडवाइस टू द राजा। एंड विधाता जो है वो अब खत्म हो चुकी है। लेटर वैदिक आते थे, विधाता जो है वो खत्म हो चुकी है। अब वो इससे और क्या फर्क पड़ेगा? सभा में वुमेन्स वर नॉट अलाउड, अब वुमेन्स वर नॉट अलाउड। विधाता में विधाता ही खत्म हो गई तो वुमेन्स खत्म हो गई, गेम ही नहीं रहा। रही समिति की बात, समिति में पहले वुमेन्स थी नहीं। अब सर राजन को असिस्ट कौन करेगा? समिति करेगी, लेकिन नॉट ऑन ऑल मैटर्स। वो जब उनकी बात को कन्वे करेगी वहां तक, उनको असिस्ट करेंगे प्रीस्ट। एंड देन अब यहां से थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट ऑफ आर्मी चालू होगा, जिसको हेड करेंगे सेनापति। ओके चलो, तो अब लेटर वैदिक पीरियड में डिस्कवरी ऑफ आयरन, मतलब अब दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द जो रिसोर्सेज होते हैं, जो आयरन के जो बेसिकली एक पर्टिकुलर साइट्स होते हैं, अब दे स्टार्टेड डेवलपिंग दैट। और अब हुआ क्या इन लेटर वैदिक पीरियड का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या? वो नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था पहले, या नॉर्थ रीजन था, अब दे स्टार्टेड इनंडिएटिंग इनटू द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया। अब वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ से अब वो इंटीरियर ऑफ इंडिया में इनंडेट करना चालू कर रहे हैं, अब वो एक्सपेंड कर रहे हैं। और उनको जो सबसे मोस्ट सुटेबल जगह मिली जहां पे सबसे ज्यादा महाजनपद है, वो है वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया, बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, अ लिटिल बिट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अब इन जगहों पे जो आर्यंस है, जो लेटर आर्यंस है, अब उन्होंने उसको इनहेबिटेट करना चालू किया। और वहां पे क्योंकि हमारे जितने भी आयरन के कहां पर, छोटा नागपुर प्लेटू, नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया, तो वहां पे अब उन्होंने जो है अपनी मतलब लैंड को एक्वायर करना चालू किया। और थ्रू दिस प्रोसेस, जब हम अभी नेक्स्ट क्लास में राइज ऑफ महाजनपद मगध पढ़ेंगे, उसमें दिस कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर कि वहां पे लैंड क्यों एक्वायर हुआ। वहीं पे क्योंकि वहां पे आयरन मिल रहा है, आयरन इज यूज्ड टू मेक मोर टूल्स जो कि मोर एफिशिएंट है। दे आर कटिंग मोर फॉरेस्ट टू गेटिंग मोर लैंड अंडर देयर कंट्रोल। तो उससे क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा रिगोरस हो रहा है, और लैंड आ रहा है, और जहां वहां पे ट्रेड बढ़ रही है वहां पे आयरन और आ रहा है। ओके उससे और एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसमें क्या लिखा है? आयरन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम वेस्टर्न यूपी। इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है? अतरंजी खेड़ा एंड जखेड़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें रिवाइज बार बार करना है कि पहले जो आयरन की जो रिसोर्सेज थे, पहले जो आयरन की रिसोर्स साइट थी वो कौन सी थी? अतरंज खेड़ा और जखेड़ा। एक्सपेंशन क्या होगा? आयरन टूल्स वर यूज्ड टू क्लियर डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद में एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करके कहां लेके आए? गैंजेटिक वैली के अंदर। क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर और रिगोरस होगा, और ट्रेड बढ़ेगी, और वेल्थ बढ़ेगी। ओके आर्यंस ने ग्रेजुअली मूव करना कहां चालू किया? ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। चलो
अब आता है ज्योग्राफिकल लेटर वैदिक लिटरेचर। रीजनल नेम्स, ईस्टर्न इंडिया का क्या नाम दिया? पूर्व वंश। सेंट्रल इंडिया मध्य संधा, साउथर्न का दक्षिण पथ। इंपॉर्टेंट रिवर्स होंगी गंगा, यमुना और सदनीरा। अब जो पुरानी रिवर्स हैं वो कोलैप्स कर चुकी हैं। अब पुराने गॉड्स भी जो है वो खत्म होंगे। अब जैसे कि हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दे रहा वो अलग आया। अब गॉड से पहले ना एक बार इस चीज को समझते हैं कि सोसाइटी, क्योंकि अब जब रिलीजन में, जब वहां पे मैं बता रहा हूँ रिलीजन में चेंज आ रहा है, जो कि अभी हम देखेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आया है, वुमेन की पोजीशन में क्या चेंज आएंगे पहले तो हम ये देखेंगे, और सोसाइटी का स्ट्रक्चर अब कैसे चेंज होगा। अब सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है? 4 फोल्ड वर्णा सिस्टम आ जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 फोल्ड सिस्टम ऑफ वर्णा। अब ये यहां पे स्ट्रिंजेंट हो चुका है। द पर्सन हु बोर्न इन द ब्राह्मण फैमिली ही विल बी ब्राह्मण। वो चाहे कुछ भी करे वो ब्राह्मण से डिग्रेड नहीं होंगे। देन अदर आया पंचमास। द पर्सन हु आर, द पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्णा सिस्टम। अब वो सोसाइटी का ही पार्ट नहीं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ वर्णा सिस्टम, दे आर आउट ऑफ दिस होल सोसाइटल सिस्टम। अब वो ना सोसाइटी में रहेंगे ना वो किसी और में रहेंगे, वो बाहर रहेंगे। ओके, वो बाहर रहेंगे। इनको ना अंदर आना अलाउड है ना कुछ और। इसमें आदिवासी भी आते हैं, इसमें हमारे फॉरेनर्स भी आते हैं, इसमें सब आते हैं। ओके, और फॉरेनर्स के लिए एक जो नेम दिया गया था वो था मलेच, वो था मलेच। तो ये अब स्ट्रिंजेंट हो गया। तो अब इससे क्या हो गया? स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी हो गया। अब इनइक्वालिटी यहां से आना शुरू होगी। अब एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगा, और उस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या होगा? राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। Because of the supremacy of Brahmanism, now what they are doing, they are the only interpreters of Veda. तो अब उन्होंने क्या करा? अपने आप की सुप्रीमेसी बनाई फॉर सैक्रिफिशियल पर्पस। क्या अगर सैक्रिफाइस कराएगा कौन? ब्राह्मण कराएगा। इफ यू वांट टू गिव एनी दान और एनी डोनेशन, यू हैव टू गिव टू ब्राह्मण। नाउ इफ there is any set of rule to be followed in the society, who will teach you? The Brahman, because he is the interpreter of Rig Veda. So now इनकी अब supremacy बन गई। What क्षत्रिय will do? क्षत्रिय will do his duty to secure land, society, plus what he will do? Administer, basically rule by the assistance of whom? The Brahman. वैश्य will do what? The trading. अब होता क्या है? इन द लेटर, जब लेटर वैदिक पीरियड आगे आगे एक्सपेंड होगा, जब महाजनपद आएंगे तो वैश्यास का जो ट्रेड है वो और एक्सपेंड होगा, और बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड ना दे विल गेट द मनी। और क्षत्रियास जो है वो दे विल गेट अनॉयड, दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय द हाई हेडेडनेस ऑफ द ब्राह्मण्स। अब उससे क्या होगा? राइज ऑफ 2 अदर रिलीजन, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो इमर्ज होगा। क्योंकि जब बुद्धिज्म जैनिज्म की फिलॉसफी आएगी, जब हम रीड करेंगे, हम उसमें इसको एक रीजन पढ़ेंगे कि उसकी वजह से दे सपोर्टेड दैट, सो दैट दे कैन बी फ्री फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स। ओके, अब आगे आते हैं हम किसमें? वुमेन की पोजीशन पे। अब वुमेन की पोजीशन में डिक्लाइन आएगा। दे आर स्टिल अलाउड टू एजुकेट बट टू अ लिमिट। अब वो पॉलिटिकल अरीना में नहीं जा सकती हैं। उनको अब मैरिज के लिए जो उनके राइट से पहले दे कैन डिसाइड, अब वो नहीं है। विडो जो मैरिज है अब उसको डिस्करेज कर दिया गया है। चाइल्ड मैरिज के कुछ जगहों पे जो है एविडेंसेस मिले हैं, एंड गर्ल चाइल्ड इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नाउ दिस इज द सिनेरियो। अब यहाँ पे जो है एक एस्पेक्ट आता है ये वाला। तो अब ये हमने सोसाइटल एस्पेक्ट को भी कवर किया। अब रिलीजियस एस्पेक्ट आएगा। अब जो पुराने गॉड्स थे अब दे डिक्लाइंड। अब कौन आए नए गॉड्स? प्रजापति मीन्स द क्रिएटर, ब्रह्मा, देन विष्णु, द एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देन द रुद्र, डिस्ट्रॉयर। अब इनकी जो है वो प्राइमेसी बढ़ गई। अब जब इनकी प्राइमेसी बढ़ी
to assert the dominance of Brahmins and Kshatriya over the society, rituals and the sacrifices जो प्रॉपर है वो स्टार्ट हुए, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, टू इंक्रीज द सोवरेनिटी, टू असर्ट द सोवरेनिटी एंड टू एक्सपेंड देयर लैंड, जिसमें क्या होगा, वन हॉर्स, उसको महिषी, महिषी मतलब राजन की वाइफ, जो महिषी है वो उसकी जो बेसिकली लेग है एक पे, वो उस पे कट लगाएगी एंड देन उस हॉर्स को आप फ्री छोड़ दोगे, वो जिस टेरिटरी में घुसेगा, या तो वो जो किंग है वो उस जो जिस किंग का वो हॉर्स है या तो उसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करे या फाइट करे। इफ दैट किंग विंस, जिसका हॉर्स है अगर वो जीत गया, देन हिज किंगडम विल बी हिज। ओके, तो ये था। देन राजसूय, यज्ञ, बेसिकली कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, कि राजा को जब आप थ्रोन पे बिठाओगे तो उसके लिए राजसूय यज्ञ कराया जाएगा। ओके, चलो, तो अब जो है, अब लैंड जब आगे जाएगा तो क्या बनेगा, राष्ट्र। अब पहले जन था, अब वो कार्य जो जब टेरिटरी ऑफ पर्टिकुलर आर जब जो क्लैंस है वो कोलाइड करेंगे, देन इट विल बिकम राष्ट्र। अब इकोनॉमिक चेंज क्या आएगा, अब यहां पे कैटल से टेरिटोरियल मतलब लैंड के ऊपर अब वेल्थ जो है शिफ्ट हो चुकी है और फोकस जो है वो शिफ्ट हो चुका है। एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक वेल्थ बन चुकी है। मेजर क्रॉप्स में आ चुका है विरही मतलब राइस, यव्य बार्ले, गोधुमा वीट। तो गोधुमा और यव्य तो सेम रहेंगे, एक आ जाएगा विरही। अब राइस की हम हिस्ट्री देख चुके हैं, पहली जो राइस है वो कहां पे हुआ था, लहूर देवा में, वेस्टर्न यूपी। ओके, टैक्सेशन अभी भी कोई फॉर्मल टैक्सेशन नहीं है, अभी भी लोग वॉलंटरी टैक्सेशन ही कर रहे हैं। चलो, पोजीशन ऑफ राजन जो है वो पावरफुल हो चुकी है, ठीक है। सभा एंड समिति की इंपॉर्टेंस अब इतनी नहीं रही है, अब वो विलेज लेवल पे जा चुकी है। विधाता डिसअप्रूव्ड हो गई है। वुमेन वर रिमूव फ्रॉम सभा, उनके पॉलिटिकल पावर्स ले लिए गए हैं। नोबल एंड प्रीस्टली क्लास जो है अब वो मोर इन्फ्लुएंशियल, क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है अब वो मोर इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं। प्रीस्ट जो है वो रिचुअल जो सैक्रिफाइस होती है उनको इंट्रोड्यूस करता है और कन्फर करता है डिवाइन ब्लेसिंग ऑन दी राजन। अब 3 इंपॉर्टेंट रिलीजियस राजसूय, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, अश्वमेध जिससे आप सुवरेनिटी को और एक वाजपेय। वाजपेय क्या है, ये बेसिकली चैरियट रेस है, जब राजा को अपना शक्ति प्रदर्शन बेसिकली इफ उसको जब कॉन्फिडेंस जीतना है मासेस का तो वो वाजपेय करेगा, जिसमें एक चैरियट रेस होगी एंड देन उसके बाद में जो है एक भोज मतलब एक ना फीस्ट रखा जाएगा लोगों के खाने पीने के लिए। ओके, नाउ राजसूय कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द राजन। वाजपेयी एक चैरियट रेस होगी, स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, रिचुअल सैक्रिफाइस परफॉर्म होगा और पब्लिक फीस्ट जो है वो होस्ट करी जाएगी। देन अश्वमेध यज्ञ टेरिटोरियल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, एक हेल्दी हॉर्स सेलेक्ट किया जाएगा, देन स्मॉल कट उस पे मारा जाएगा एंड देन उसके बाद में उसको फ्रीली जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर कैप्चर हुआ तो वॉर होगी, अगर नहीं तो सुजरेनिटी जो है वो एक्सेप्ट करी जाएगी, उसकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट किया जाएगा उस राजन की जिसने उस हॉर्स को भेजा है। सेरेमनी 40 डेज के अंदर कंक्लूड हो जाती है। ओके, और 21 स्टेराइल क्राउज का वहां पे जो है वो सैक्रिफाइस किया जाएगा विद 200 बुल्स। इतना हमको डिटेल जाने की जरूरत है, बस हमको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब आता है दशराजन वॉर। अब ये दशराजन वॉर क्या है सर, अब जो हम कहते हैं भारतवर्ष या भारतवर्ष, तो पहले हमारा जो बेसिकली एशिया है उसका नाम है जम्बूद्वीप एंड देन जो हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट उसका नाम है भारतवर्ष। अब ये भारतवर्ष नेम कैसे पड़ा, एक बैटल हुई थी जिसका नाम था दशराजन वॉर। द बैटल वाज हैपेंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परूशनी, रावी के तट पे हुई थी। इसमें जो किंग्स 10 किंग्स ऑन वन साइड एंड 1 किंग ऑन वन साइड था। दैट वन किंग द भारता जिसका नाम था भारत, उन्होंने उनको हराया। जो वो किंग थे वो चले गए बाहर और ये जो भारत है जो हमारा आज है जिसके ऊपर राज किसका हुआ, भारत का, और उससे हमारे जो इस जो जगह है उसका नाम भारत रखा गया। ओके, तो सुदास वाज द रूलर ऑफ भारत क्लैन। सुदास जो है भारत का, वशिष्ठ जो है उसके उस टाइम पे हेड प्रीस्ट थे। विश्वामित्रा को इग्नोर किया गया था एंड ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि विश्वामित्रा को उस टाइम पे जब विश्वामित्रा और वशिष्ठ बोथ वहां पे गए, he appointed Vishist as a head priest, ignored the Vishwamitra. In this event enraged him and he went to the other kings.
और उन्होंने क्या करा, उनको एनकरेज करना चालू किया कि गो एंड फाइट हिम, एंड दिस लेड टू द वॉर ऑफ दसराजन। ओके चलो, तो वॉर ऑफ दसराजन क्या हुई, विश्वामित्रा परसुएडेड द आर्यन एंड अदर नॉन आर्यन किंग को उन्होंने परसुएड किया अगेंस्ट दी सूदास। देन बैटल टुक प्लेस कहां पे, परूशनी रिवर पे, एंड सूदास डिफीटेड द आर्मी ऑफ 10 किंग्स, उन 10 राजन को उन्होंने हराया। ही कैप्चर्ड द टेरिटरी, एंड उन जो टेरिटरी है आज उसका नाम पड़ा भारतवर्ष। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है ना, इंडिया दैट इज भारत, तो वो ऐसे भारत जो है वो यहां से आया। देन पुरुष, अब सोसाइटी वर्ण सिस्टम, और अब जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर कुछ पुरुष सूक्त में, जो पुरुष सूक्त है उसमें डिवाइडेड है। 10 ऋग्वेद के 10th मंडल में पुरुष सूक्त में 4 फोल्ड वर्णा सिस्टम के बारे में लिखा है। ब्राह्मण जो एमर्ज फ्रॉम द माउथ ऑफ द मैन, मैन मतलब ब्रह्मा, क्षत्रिय जो उनके चेस्ट एंड शोल्डर से निकले हैं, वैश्य जो उनकी थाइस से निकले हैं, शूद्र जो उनके फीट से निकले हैं। नाउ जो पहले कभी लेबर का डिवीजन हुआ करता था, अब वो एक स्ट्रिक्ट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया। वुमेन्स का क्या गेम है, पॉलिटिकल राइट्स अब उनके पास नहीं रहे, एजुकेशनल डिस्कोर्स अभी ओपन है बट इतना नहीं है। गार्गी जो उस टाइम की, जो जैसे उस अर्ली वैदिक में लोपामुद्रा है, वैसे इस टाइम पे कौन है, गार्गी। गार्गी हैड अ फेमस इंटेलेक्चुअल डिस्कशन विद ऋषि याग्निवल्क्य। ओके, विडो इमेज, ओके आई टोल्ड यू अबाउट द लोपामुद्रा ना, हाँ, सो इट वाज गार्गी। जो गार्गी है वो है, लोपामुद्रा नहीं है, उनका नाम है गार्गी। Okay, it is a PYQ of UPSC, so you have to put a star upon this. तो गार्गी had a famous intellectual discussion with ऋषि याग्निवल्क्य, और ये याग्निवल्क्य उपनिषद जो है उसमें ये मेंशन्ड है। विडो रीमैरिज अब डिसअलाउड हो चुकी है। ओके, गंधर्व विवाह जो है वो अभी एनकरेज, अब नहीं एनकरेज हो रहा है। कोई इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज आर नॉट, अब देखो यहाँ लिखा है नो इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज आर मेंशन्ड, बट व्हेन यू विल लुक टुवर्ड्स द तमिलनाडु बोर्ड बुक, तुम्हें वहां पे चाइल्ड मैरिज दिखेगा। एंड इफ यू विल गो डीप इनटू द हिस्ट्री एंड रीड अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, वहां पे चाइल्ड मैरिज तुम्हें दिखेगा कई इंस्टांसेस में। ओके, तो यहाँ पे इस पे हम ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ पे नहीं आ सकते हैं। पॉलीगैमी अभी कंटिन्यू रही और वो ट्रेंड बन गई, ठीक है। पॉलीएंड्री मतलब वन वुमेन विद मल्टीपल हस्बैंड, अब वो जो डिसअपीयर्ड हो गई थी। ओके चलो, अब आता है मैरिज सिस्टम इन लेटर वैदिक पीरियड। पिशाच मतलब किडनैपिंग लीड टू द मैरिज, एंड देन असुर विरत मतलब आपने इलोप कर, मतलब आप भग के शादी करो, तो ये सब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है, ओके दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, गोत्रा। बेसिकली व्हाट गोत्रा इज, तो गोत्र क्या होता है बेसिकली, इट्स योर प्रीस्टली क्लास ने एडवाइस किया कि एक्सोगैमी ऑफ गोत्रा इन मैट्रिमोनियल अलायंसेस। जब आप मैट्रिमोनियल अलायंसेस करोगे, जब आप शादियां करते हो, तो एक एक्सोगैमी ऑफ गोत्र होना चाहिए। आपको इतने गोत्र छोड़ के शादी करनी है सो दैट आपके जो बेबीज है जो भी है वो हेल्दी रहे। तो गोत्र का मतलब होता है आपके कॉमन एंसेस्टर तो नहीं है, आपकी लीनेज कॉमन तो नहीं है, तो इसलिए ओरिजिनली फॉलोड द नॉलेज सिस्टम एडवाइज बाय ऋषि। तो उस टाइम के जो फेमस ऋषिज थे जिनसे बेसिकली एक कल्चर या लीनेज चलती हुई आ रही थी बहुत सारी, उनके नेम से अलग अलग गोत्रों के नाम रखे गए थे। चलो 16 संस्कार। अब बेसिकली हिंदू में, इन आर हिंदुइज्म हमारे 16 संस्कार होते हैं, जैसे कि गर्भधान, अन्नप्राशन, नामकरण, चूड़ाकरण, कर्ण वेदना, उपनयन, विवाह। उपनयन मतलब जनेऊ, विवाह, देन अंत्येष्टि मतलब एंड राइट्स। तो उपनयन संस्कार, अब ये जो था एक उपनयन संस्कार, ये एक हाईली स्ट्रेटेजिक बेसिकली गेम चेंजर बना। उस टाइम ऐसा हुआ कि ब्राह्मण सेड द उपनयन संस्कार विल बी लिमिटेड टू ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास ओनली। उसके बाद में उनको वैश्यास्त्र दिया गया, लेकिन शूद्रास आर नॉट अलाउड टू डू दिस, शूद्रास वर नॉट अलाउड टू डू दिस। और बेसिकली उपनयन मतलब सेक्रेट थ्रेड, तो सेक्रेट थ्रेड जो है वो किसके लिए अलाउड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य के लिए अलाउड थी, शूद्र के लिए अलाउड नहीं थी। तो जिसके पास ये है वो अपर्स है, जिसके पास नहीं है वो लोअर्स है, एंड दैट पर्सन इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेंपल्स एज वेल। सो उससे वहां पे जो है इनइक्वालिटी को शुरुआत हुई। देन उसके बाद में लेटर इन दी मॉडर्न इंडिया फिर डीसेंसिटाइजेशन एंड सेंसिटाइजेशन चालू हुआ, जिसमें फिर शूद्रस ने भी सेंसिटाइजेशन मतलब उपनयन करना चालू किया। दे इंक्लूडेड देमसेल्व्स इनटू द सोसाइटी, दे चेंज देयर कास्ट। तो फिर बाद में
desensitization चालू हुआ, that we will read into the modern history. Okay. These three communities were considered the Dwij. Dwij मतलब twice born. कि once you born, when you actually born, and the second when your upnayan sanskar will happen, your rebirth will, it is like a rebirth of yours. कि आप एक बार और जन्म लेते हो with a new identity. Okay. चलो आश्रम व्यवस्था मतलब basically it's like we have our ashram like brahmacharya, grahasth, vanaprasth and sannyas. Now we don't have to go deep into this, but it's just for the knowledge of yours. कि initial years में you have to study and perform the celibacy, then you have to take the responsibility of married life and household life. In the vanaprasth you have to take a partial retirement and assist your family. Okay, and then the sannyas you have to completely renunciate your house. श्रवण ट्रेडिशन. अब नाउ यहाँ पे एक हल्का सा इसके बारे में, बस इसमें बहुत डीप नहीं जाना है, यू जस्ट हैव टू टेक अ लिटिल बिट थिंग इन योर माइंड. ओके, अब श्रवण ट्रेडिशन है क्या? श्रवण ट्रेडिशन बेसिकली इट इज अ ट्रेडिशन वेयर कोई सेंट या कोई, जैसे हमारे उस टाइम पे कई कपिल मुनि और ऐसे कई सेंट्स हुए थे, एंड दे वेंट आउट इन द सर्च ऑफ विजडम, दे वेंट आउट इन द सर्च ऑफ वर्च्यूज. तो बेसिकली श्रवण ट्रेडिशन एक वो सिस्टम था जिसने हिंदुइज्म के अंदर रहते हुए हिंदुइज्म की कई चीजों को क्रिटिसाइज किया. फॉर एग्जांपल उन्होंने रिजिड कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने जो पोजीशन ऑफ वुमेन और शूद्रास है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए. इफ एवरीवन इज बोर्न फ्रॉम वन एलिमेंट देन एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ओके, देन उन्होंने डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास को हटाया कि नहीं, द नॉलेज इज फॉर एवरीवन and anyone can perform the sacrifice. And then orthodox rituals को उन्होंने बोला कि sacrifice is not essential, you have to go for the spirituality, the upper means, the higher means के लिए आप जाइए, आप higher wisdom की तरफ जाइए, आप higher pedestal को achieve करने की सोचिए. Okay, then complex religious practices में बोला कि no, you don't have to go for the sacrifice. If हाई जो एक बेसिकली मेटाफिजिकल क्वेश्चंस होते हैं लाइक लाइफ डेथ और इन सब के लिए कि लाइफ के बियॉन्ड भी एक लाइफ होती है एंड यू हैव टू टेक विजडम इन योरसेल्फ बाय जस्ट सिंपल मींस ऑफ फाइंडिंग विजडम, तो वो उन्होंने जो है यहाँ पे एम्फसाइज किया. ओके चलो, ओके वी रेड अबाउट द श्रमणा, नाउ वी आर एट, ओके दिस इज द महाजनपद्स. Now this is the content of the next class of yours. अब हम चालू करेंगे लिटरेचर ऑफ द वैदिक पीरियड. अब वैदिक पीरियड की जो अर्ली वैदिक पीरियड की लिटरेचर है वो सिर्फ एक है, वो है ऋग्वेद. ऋग्वेद इज द लिटरेचर ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड. ऋग्वेद में आता है शकल और वट्टकल, आत्रेय. अब इसकी क्रोनोलॉजी क्या है? वेदा, ब्रह्मणा, आर्यंका, उपनिषद एंड देन पुराणास. अब वैदिक पीरियड में वेद से ब्रह्मणा और आर्यंकास तक आ गए थे. सम उपनिषद भी यहां तक कंक्लूड हो गए थे. पुराणास, कुछ पुराण यहां तक आ गए थे, कुछ पुराणास गुप्ता पीरियड में बाद में लिखे गए थे. ओके, सो वैदिक पीरियड में हमारे पास 4 वेद्स हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. अर्ली वैदिक पीरियड में कौन सा लिखा गया था? ऋग्वेद. ऋग्वेद का जो 10वां मंडल, 10th मंडल वाज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड. अदर वेद्स लाइक यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दे वर रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड. अब देखेंगे कौन सा क्या है. ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद में हमारे बेसिकली ज्योग्राफी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोसाइटल स्ट्रक्चर, सैक्रिफाइसेस और रूल्स, ये सब लिखे हुए हैं. यजुर्वेद में हमारे ये लिखा हुआ है कि हाउ टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस के रूल्स क्या रहेंगे, who will perform, how it will be performed, which time it will be performed, where it will be performed. Then Samved. Samved is the earliest evidence of songs. Samved is the earliest evidence of music. इसे गंधर्व वेद भी कहा जाता है. बेसिकली इसमें म्यूजिक के बारे में, इसमें हाइम्स लिखी हुई है, इसमें म्यूजिक का जो बहुत ज्यादा माइन्यूट चीज है वो लिखी हुई है. देन अथर्ववेद, ये प्रिकर्सर है किसका? आयुर्वेद का. जो आयुर्वेद का जो इंट्रोडक्शन है वो अथर्ववेद से आता है. ओके चलो, अब व्हाट इज ब्राह्मणा? ब्राह्मणास आर द कमेंटरीज अपॉन द वेदास. इट्स लाइक अपन देखते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स पे किसी ने कमेंट्री कर रखी है, देन उस एक पार्ट पे कोई पीएचडी करता है और उस पे कुछ किताब लिखता है. वैसे ही ऐसा ब्राह्मणास वर रिटन बाय सम पर्संस
जैसे हम प्रीस्टली क्लास जो किसी एक वेद के पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन पे लिखी गई है, जैसे कि इसमें अत्रि ब्रह्मणा, फिर आर्यनकास फॉरेस्ट बुक्स, बेसिकली ये वो बुक्स है जिनको आप एकांत में विद विजडम आप पढ़ोगे तो यू विल गेट द हायर पेडेस्टल, हायर मीन्स। ओके, तो आर्यनकास बुक, देन उपनिषद ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन से डील करती है। फॉर एग्जांपल लाइफ, डेथ, बर्थ, व्हाई देयर इज अ लाइफ, हु इज गॉड, व्हाट इज द मीन ऑफ गॉड, तो ये इन सब से उपनिषद जो है वो इन चीजों से डील करेंगे, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, तो ये मेटाफिजिकल, मॉरल, इन सब से, एथिक्स, इन सब से डील करेंगे। देन पुराणास, पुराणास मतलब हिस्ट्री, इट इज योर हिस्ट्री। देन पुराण, उपपुराणास, सो ये ऐसे अलग अलग है, तो पुराणास में हिस्ट्री आती है। ओके, अब यहाँ अलग अलग हमें ब्रह्मणास, आर्यनकास और इन सब के एग्जांपल्स दिखे हुए हैं। नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अच्छा, क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है कि व्हिच वेद डील्स विद द डार्क स्पिरिट्स, मैजिक एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज? इट इज द अथर्ववेद। व्हिच बुक डील्स विद द म्यूजिक? सामवेद। डील्स विद द सैक्रिफाइस? यजुर्वेद। अब रिलीजियस लिटरेचर, वेदास, ब्रह्मणास, उपनिषद, पुराणास, अदर्स। फिर क्लासिक लिटरेचर बाद में क्या आएगा? काव्यास आएंगे, जैसे कि रामायण, महाभारत, नाटक आएंगे। ओके, देन उसके बाद में अदर लिटरेचर, बायोग्राफीज आएंगी, स्टेट क्राफ्ट, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, इन सब पे। ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास, इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। ओल्डेस्ट जो इन सब में है वो है वेदा, जो कहां से बिलोंग करते हैं? इंडो आर्यन ग्रुप से। 10 मंडल्स हैं जो 10 ऋषियों को दिखाते हैं, जैसे गृहस्थ मंडल, विश्वामित्र, थर्ड वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, भारद्वाज, वशिष्ठ, कन्नड़। अच्छा, कन्नड़ ने एक वो दी थी, कौन सी इन्होंने फिलॉसफी दी थी? अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे। षड दर्शन शास्त्र की वन ऑफ द फिलॉसफी इज गिवन बाय द कन्नड़। एंड देन इट्स 10 मंडल जहां पे आपके पुरुष सूक्त लिखा हुआ है, जहां पे बेसिकली 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया है। वुमेन ऑथर बिलोंग्स टू दिस एज: अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी, इंद्राणी। चलो, लेटर वैदिक एज में कौन कौन आएंगे? विश्वरा, वाघ, ब्रह्मणी, सिक्ता, निवावरी। ओके, सामवेद में कितने हाइम्स हैं? 1875 हाइम्स है। बुक ऑफ चैंट्स है। डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक यहां से आया। यजुर्वेद और अथर्ववेद आगे लिखा हुआ है, दिस इज द वे दे रोट वेदास। यजुर्वेद सैक्रिफाइस से रिलेटेड है। अथर्ववेद बेसिकली ये ऋषि अंगीरा और अथर्वन का बेसिकली लिखा हुआ है, 2 ऋषियों ने इनको मिलकर लिखा था, एंड इसे अथर्व अंगीरास भी कहते हैं। 2 शाखास है इसकी, पीपलवाद एंड सुनाक्य, सनुआक्य, जो बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है? डार्क स्पिरिट्स, मैजिक और अदर थिंग्स जो होती है, जैसे कि हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके बारे में, हर्ब्स के बारे में और अलग चीजों के बारे में लिखा हुआ है। रूल्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइशियल सेरेमनीज, ईच वेदा हैज ब्रह्मणा अटैच्ड टू इट। हर वेद की एक कमेंट्री होगी। आई टोल्ड यू दिस। फॉरेस्ट बुक्स, आर्यनकास क्या है? फॉरेस्ट बुक्स हैं। उपनिषद क्या है? आत्मन और ब्रह्मण, बेसिकली आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इन सब के बारे में जो बात करेगा वो है उपनिषद, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस। ओके, तो ये लाइफ, यूनिवर्स, सेल्फ, बॉडी, सैक्रिफाइस, इनके बारे में सत्य, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्यमेव जयते जो है वो कहां से आता है? मुंडका उपनिषद से आता है। छंदोग्य उपनिषद में जो है वो जो आश्रम स्टेजेस है उसके बारे में लिखा हुआ है। जो अभी हमारे बहुत ज्यादा चल रहा था, जो अभी जैसे हमारे वासुदेव कुटुंबक, वो कौन से में से आता है? महा उपनिषद। ओके, चलो, these are the श्रुतिस, बेसिकली स्मृति लिटरेचर derived from the वेदा। श्रुति, श्रुति इन द सेंस ऑफ कि वेदास जो है हमारे बहुत टाइम तक लिखे नहीं गए थे, वो श्रुता फॉर्म, मतलब जो किसी के वॉइस फॉर्मेट में ही वो ट्रांसफर हुए थे, तो उनको कंपाइल जो किया गया है किसी की इंटरप्रिटेशंस को, श्रुति, स्मृति, ये लिम्स ऑफ द वेदास है। बेसिकली ये हेल्प करते हैं आपको अंडरस्टैंड करने में वेदास को और कॉम्प्रिहेंसिवली। ओके, सो दिस इज षड दर्शन शास्त्र। साम के गिवन बाय कपिल मुनि, योग गिवन बाय पतंजलि, न्याय इज गिवन बाय गौतम, अष्टपद गौतम, विशेषिका कन्नड़, मीमांसा
गिवन बाय जैमिनी। लेटर देन उसके बाद में फिर इसी मीमांसा में, उत्तर मीमांसा में फिर और आएंगे, वेदांता आएगा, भद्रयान ने दिया, तो उसके बाद में आदि अद्वैतवाद, द्वैतवाद, वो सब मीमांसा के पार्ट्स में आएंगे। देन दीज आर द गृह सूत्रास, सुल्व सूत्रास। गृह सूत्र जो डोमेस्टिक सेक्रीफाइस के बारे में बताता है, कल्प सूत्र जो शरद सूत्र जो वैदिक सेक्रीफाइसेस के बारे में, धर्म सूत्र जो रिचुअल्स के बारे में, और जो रिचुअल जो धर्म के बेसिकली जो अपने धर्म के लिए जो शूल सूत्र जो इनमें होते हैं उसके बारे में बताता है। ओके, सो ये धर्म, कोड ऑफ कंडक्ट, इन सब के लिए रिलेटेड है। नाउ यू हैव अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये तो 4 पिलर्स ऑफ मैन। वेल्थ, योर धर्म, योर डूज एंड डोंट्स, then your calm, your sexual and your reproductive life, then moksha, your higher stage of liberation from this whole world. Okay, so ये 4 आश्रम है जिनके थ्रू आप इन 4 जो पुरुषार्थ होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पुरुषार्थ होते हैं, इनको आप अटेन करते हो। ये सब कहाँ लिखा है, धर्मशास्त्र में लिखा है। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, जो संन्यास। देन पुराणास में आपका था सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। ये जो पुराणास में हमारे जो 4 फोल्ड जो हमारे हम बताते हैं ना कि हमारे पास सत्ययुग है, त्रेता युग आया, देन द्वापर आया, देन कलयुग आया। ये 4 युग जो है हमें कहाँ पता लगा, पुराणास पता लगा। देन उसके बाद में मानवंतर, ये सारा कुछ, सर्ग, विसर्ग, प्रतिसर्ग, ये सब है। You don't have to you don't have to go deep into this. We are not giving the paper of any kind of priesthood. So we have 18 महापुराणास, like हर डीटी की, हर चीज के ऊपर अपनी एक पुराण है। So this is all in our Vedic age. Now in the next class we will start with this topic, 6th century BC, the background, which is the rise of Mahajanpad, the 16 Mahajanpad. In this we will read about the 16 Mahajanpad, their important kings. Then we will read about the Magadha, the most important Mahajanpad, and then we will follow from the starting of the Magad. There starts the ancient, बहुत important and बहुत interesting ancient history वहां से शुरू होगी, जहां पे I will teach you the chronology that who came first and who came second, and then उसके बाद में यहीं से स्टोरी चालू होगी, जहां पे आप मौर्यंस तक, बुद्धिज्म तक, जैनिज्म तक, एंड देन अदर थिंग्स तक पहुंचेंगे। सो द रियल हिस्ट्री, अगर मैं बात करूं अभी तक जो हमने सिर्फ एक हिस्ट्री का बेस पढ़ा है कि व्हाट हिस्ट्री इज, प्री हिस्ट्री क्या है, आईवीसी जो हमारी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइज जो एक अर्बन सिविलाइजेशन आई थी, देन इन वैदिक एज में हमने हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसका जो बेस है कि फाउंडेशन है कि कहां से इंडियन सिविलाइजेशन इमर्ज हुई और किस तरीके के रूल्स हम फॉलो करते हैं, वो सोसाइटी है क्या, वो हमें वैदिक एज से पता लगता है। अब जो हिस्ट्री चालू हो गया, अब हमको पता लगेगा हमारे यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टीज आई और किस डायनेस्टीज ने किस कल्चर को शेप किया और किस तरीके से हमारी जो क्रोनोलॉजी है वो आगे बढ़ी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।